कुल चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर का मान 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। अर्थात या फिर चूंकि बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो इस वाली कंडीशन को यहां पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर बी ए वेक्टर प्लस म्यू नॉट एम वेक्टर के बराबर हो गया, नहीं होगा? तो यहां से बी ए वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र माइनस म्यू नॉट एम वेक्टर के बराबर। कब? जब चालक पदार्थ को क्रांतिक ताप से भी कम ताप पर ठंडा किया जाएगा तो टोटल या फिर कुल चुंबकीय प्रेरण का मान किसके बराबर हो जाएगा, आपका 0 के बराबर। ठीक है ना बच्चों, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इसलिए अतिचालक अवस्था में पदार्थ की चुंबकीय जो प्रवृत्ति होती है काई, उसका मान क्या होता है, 1 के बराबर। इसलिए अतिचालक अवस्था में पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो काई बराबर क्या हो जाएगा, काई इक्वल टू म्यू नॉट एम ओवर बी ए। ठीक है, काई बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एम ओवर बी ए। अब यहां पर बी ए की वैल्यू भी क्या है आपकी, माइनस म्यू नॉट एम। देखो यहां से तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट एम ओवर प्लस, ये तो माइनस में था और नीचे वाला किस में आया, ऊपर वाला प्लस में था और नीचे वाला माइनस में। यहां से तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एम वेक्टर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, -1। तो काई बराबर -1 4 सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए काई की वैल्यू क्या होती है, -1 के बराबर। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका कंप्लीट। रेज कर दूं अब इसको, कर दूं रेज, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। देखो इसके पॉइंट चल रहे हैं माइसन इफेक्ट में। यदि सीधा डेफिनेशन पूछे तो वहां तक और संक्षिप्त टिप्पणी पूछे तो ये कंप्लीट लिखना है आपको। ठीक है ना, देखिए काई जो बराबर -1 प्राप्त हुआ, देखो उसके बारे में क्या लिख सकते हैं हम, अतः पदार्थ पूर्ण रूप से प्रति चुंबक की भांति व्यवहार करता है जिसकी चुंबक की प्रवृत्ति क्या होती है, -1 के बराबर। अर्थात जो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनमें से जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है काई, वो किसके बराबर होती है, -1 के बराबर। अतः काई बराबर -1 से काई बराबर -1 अर्थात पदार्थ पूर्ण रूप से प्रतिचुंबक की भांति व्यवहार करता है। पदार्थ पूर्ण रूप से प्रतिचुंबक की भांति व्यवहार करता है जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति
चुंबकीय प्रवृत्ति का इक्वल टू -1 होती है। ठीक है ना, यहां तक सोचते हो सभी। अब देखो अगला पॉइंट आपका, क्रांतिक ताप से कम ताप पर अतिचालकता, क्रांतिक ताप से भी कम ताप पर अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता, रो का विलोपन तथा चुंबकीय बल रेखाओं का अपवर्जन अतिचालकता की दो स्वतंत्र परिघटनाएं होती है। और इनका प्रूफ हम ओम के नियम और कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस के रो ओवर एप्सिलॉन नॉट द्वारा देखेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन और ओम के नियम के द्वारा देखेंगे। तो देखो अगला पॉइंट आपका, क्रांतिक ताप से कम ताप पर अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता रो का विलोपन, क्रांतिक ताप से कम ताप पर अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता रो का विलोपन तथा चुंबकीय बल रेखाओं तथा चुंबकीय बल रेखाओं का अपवर्जन, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं का अपवर्जन कौन सा इफेक्ट बताता है आपका, किसकी बात कर रहे हैं, माइसनर प्रभाव की। चुंबकीय बल रेखाओं का अपवर्जन अतिचालकता की दो स्वतंत्र परिघटनाएं होती हैं। ठीक है ना, इसे समझने के लिए मैक्सवेल तथा ओम के नियम का उपयोग करेंगे। इन परिघटनाओं को समझने के लिए कौन कौन से लॉज का उपयोग करेंगे, एक तो मैक्सवेल की इक्वेशंस और ओम का नियम। और मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस के डेल यू बाई डेल टी, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, जो आप ईएमटी में पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में। ठीक है ना, तो देखिए इन्हें समझने के लिए मैक्सवेल रिलेशन या फिर मैक्सवेल इक्वेशन, कौन सी वाली, थर्ड वाली, तथा ओम के नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन होती है, हम जानते हैं क्या होती है, हम जानते हैं फ्रॉम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन कौन सी होती है, देखो कर्ल ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल बी वेक्टर बाई डेल टी। क्या होती है मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन, कर्ल ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू माइनस के डेल यू वेक्टर बाई डेल टी वेक्टर। और ओम का नियम ई वेक्टर इक्वल टू ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो जे वेक्टर के बराबर। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम समझेंगे कि भाई ये घटनाएं कैसे घटित होती हैं, जो स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब हम जानते हैं अतिचालक अवस्था में पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है, 0 के बराबर होती है, और चालकता क्या हो जाती है, अनंत। तो देखो अतः अतिचालक
अवस्था में पदार्थ की प्रतिरोधकता रो इक्वल टू 0 किसके बराबर होती है? रो इक्वल टू 0। रो इक्वल टू 0 यहां पुट कर दो आप यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। अब अतः अतिचालक अवस्था में पदार्थ के अंदर जो टोटल विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो क्या प्राप्त होगा आपको? 0 के बराबर। अतः अतिचालक अवस्था में कुल विद्युत क्षेत्र या अतिचालक अवस्था में पदार्थ के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा? 0। अब मैक्सवेल की इक्वेशन से देख लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट। तो देखो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन क्या थी? कर्ल ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू माइनस के डेल यू वेक्टर बाई डेल टी। बिकॉज ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए यहां लिख दूं चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 देन डेल वी वेक्टर ओवर डेल टी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। और वी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट। जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा आपको? एक नियत चुंबकीय क्षेत्र विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कांस्टेंट किसके रेस्पेक्ट में है? ये लिख दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना? तो इन दो परिघटनाओं के आधार पर आप इस स्वतंत्र घटनाओं को समझा सकते हो कि कैसे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अतिचालक पदार्थों के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो 0 प्राप्त होता है और चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्राप्त होता है? नियत, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना? तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं इसके पश्चात। लीजिए स्क्रीनशॉट और देखो ये बातें ध्यान रखना। यदि पूछ ले आपको कि भाई स्वतंत्र घटनाओं को आप कैसे समझा सकते हो, तो आपको इस प्रकार ओम का नियम और मैक्सवेल नियम का उपयोग करते हुए इनको समझाना है। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि अतिचालक पदार्थों में जो चालकता होती है, प्रतिरोधकता का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। क्योंकि वहां पर हम क्रांतिक ताप से भी कम ताप पर चालक प्रतिदर्श को क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। और क्रांतिक ताप से भी कम ताप पर चालक प्रतिदर्श को ठंडा करने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? 0 और चालकता क्या हो जाती है? अनंत। ठीक है ना? रेज कर दें इसको। देखो कुछ जो क्रांतिक ताप क्या होता है, दीर्घस्थायी धारा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? यदि माइसनर इफेक्ट ही पूछे तो आपको मात्रक लिखना है बस, जहां पे मैंने लिखाया था कि चुंबकीय बल रेखाएं दूर हटती हैं और टी लेस देन टीसी पर। और संक्षिप्त टिप्पणी पूछे तो आपको कंप्लीट लिखना है। देखो जैसे नंबर 1 क्या था आपका? क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी यदि पूछ ले तो आपको? क्रांतिक ताप डिनोट किससे करते हैं? टीसी से। ठीक है ना? तो देखो क्रांतिक ताप की डेफिनेशन क्या होगी? एक निश्चित ताप जिससे कम ताप पर चालक प्रतिदर्श को ठंडा करने पर उसका प्रतिरोध तो क्या हो जाए?
प्रतिरोध क्या हो जाए, एकाएक शीघ्रता से कम होता जाता है या फिर शून्य की ओर अग्रसर होता जाता है। तो ऐसे ताप को क्या बोलेंगे जिस पर प्रतिरोध कम हो जाए या शून्य की ओर अग्रसर हो, इस ताप को बोलेंगे हम क्रांतिक ताप। तो देखो बच्चों, डेफिनेशन लिख लीजिए आप और नोट साथ साथ बनाते चलना। एक निश्चित ताप, एक निश्चित ताप जिससे कम ताप पर चालक प्रतिदर्श, जिससे कम ताप पर पदार्थ को, एक निश्चित ताप जिससे कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करने पर क्या हो, पदार्थ का प्रतिरोध, ठंडा करने पर पदार्थ का प्रतिरोध एकाएक कम होता है। और कम भी कैसे होता है, स्पॉन्टेनियसली, शीघ्रता से, ठीक है ना, कम होता है। और प्रतिरोध और पदार्थ का प्रतिरोध शून्य की ओर अग्रसर होता है। और पदार्थ का प्रतिरोध किसकी तरफ अग्रसर होता है, शून्य की ओर अग्रसर होता है। तो इस ताप को क्या बोलेंगे, क्रांतिक ताप। इस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं, ठीक है। इस ताप को क्या बोलेंगे, क्रांतिक ताप। ऐसा ताप जिस पर पदार्थ को ठंडा किया जाए और उसका प्रतिरोध कहाँ अग्रसर हो, शून्य की ओर अग्रसर होता जाए, तो ऐसा ताप क्या कहलाता है, आपका क्रांतिक ताप। यदि डेफिनेशन पूछे तो यही वाली डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम में, ठीक है ना, क्रांतिक ताप की। अगला है आपका दीर्घ स्थायी धारा। नंबर 2, दीर्घ स्थायी धारा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं अतिचालकता के संदर्भ में, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो दीर्घ स्थायी धारा देखो क्या होती है। दीर्घ स्थायी धारा के संदर्भ में हम बोलेंगे, यदि अतिचालक अवस्था में किसी वलयाकार अतिचालक पदार्थ में दिष्ट धारा अर्थात डीसी करंट को एक समान चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में क्रांतिक ताप से भी नीचे तक ठंडा किया जाता है, तो अचानक क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं इससे दूर हटती हैं तथा कुल चुंबकीय बल रेखाएं वलय में खाली भाग में के बीच में आ जाती हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, अतिचालक प्रतिदर्श में प्रवाहित धारा लंबे समय तक बनी रहती है। और इस प्रकार की धारा को हम क्या बोलेंगे, दीर्घ स्थायी धारा, ठीक है ना। तो देखो अगली आपकी दीर्घ स्थायी धारा की डेफिनेशन, यदि अतिचालक अवस्था में अतिचालक अवस्था में किसी वलयाकार अतिचालक पदार्थ में कौन सी धारा प्रवाहित की जाए, दिष्ट धारा अर्थात डीसी करंट। दिष्ट धारा प्रवाहित, दिष्ट धारा को एक समान चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, दिष्ट धारा को एक समान चुंबकीय क्षेत्र अर्थात नियत चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में
की उपस्थिति में क्रांतिक ताप से एक समान चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में क्रांतिक ताप से नीचे तक ठंडा किया जाता है। क्रांतिक ताप से नीचे तक ठंडा किया जाता है तो अचानक चुंबकीय बल रेखाएं ठंडा किया जाता है तो अचानक चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, जो आप पदार्थ ले रहे हो उससे दूर हटती है। चुंबकीय बल रेखाएं इससे दूर हटती हैं। किससे? पदार्थ से। इससे चुंबकीय बल रेखाएं इससे दूर हटती हैं तथा कुल चुंबकीय बल रेखाएं बलय के खाली भाग के बीच में हो जाती हैं तथा कुल चुंबकीय बल रेखाएं बलय के खाली भाग में रह जाती हैं। ठीक है। और चुंबकीय बल रेखाएं बलय के खाली भाग में रहेंगी तो हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? मूविंग चार्ज के कारण। और चार्ज यदि मूविंग होगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगी? करंट। और ये करंट इस बलयकार अतिचालक पदार्थ में लंबे समय तक बनी रहेगी। तो इस प्रकार की धारा को क्या बोलेंगे? अतिचालकों के संदर्भ में दीर्घस्थायी धारा। ठीक है ना। खाली भाग में रह जाती है तथा अतिचालक प्रतिदर्श में प्रवाहित धारा लंबे समय तक बनी रहती है, रह जाती है तथा अतिचालक प्रतिदर्श में प्रवाहित धारा लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक है। इस प्रकार की धारा को दीर्घस्थायी धारा कहते हैं। ओके, क्लियर। यदि उसमें चुंबकीय बल रेखाएं होंगी चालक प्रतिदर्श में तो चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं कब होंगी? जब चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होगा। और चुंबकीय क्षेत्र कब उपस्थित होता है बच्चों? जब हम क्या बोले कि कोई मूविंग चार्ज हो। क्या हो? जब कोई मूविंग चार्ज हो तब हमारा चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखा उपस्थित हैं तो यहाँ पे क्या है? डेफिनेटली क्या होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग चार्जेज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का सीधा सीधा अपना कनेक्शन कहाँ से है? करंट से। अब ये बोल रहा है बलयकार अतिचालक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहां पर क्या उत्पन्न होगी? धारा। और ये धारा बहुत लंबे समय तक इस बलयकार अतिचालक में बनी रहेगी। तो इस प्रकार की धारा को हम क्या बोलेंगे? दीर्घस्थायी धारा। ठीक है। तो आपके क्रांतिक ताप और दीर्घस्थायी धारा की डेफिनेशन हो चुकी है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। कि इन पे टिप्पणी दीजिए या फिर इनकी क्या होती है ये अतिचालक के संदर्भ में, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट। और नोट्स साथ साथ बनाते चलना। ठीक है ना।
और ये आपका लास्ट यूनिट है। इसके पश्चात आपकी बुक समाप्त हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र, समस्थानिक प्रभाव और लंदन इक्वेशंस, जो कि दो हैं आपकी, दो प्रकार की इक्वेशंस हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, जो कि आपके मेजर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।